नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। तो देखिए, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर मैं बहुत पहले से एक वीडियो आपको शेयर किया था और बहुत दिनों के बाद अ, 2 दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया, सर इसके ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए क्या सिचुएशन है? क्या फ़िलहाल इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? वो कमेंट्स ज़रूर ज़रूर एक वीडियो बनाकर शेयर करिएगा। देखिए, मुथूट फाइनेंस फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में मतलब एक एनबीएफसी इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत छोटा-सा कंपनी है, क्योंकि इसका टोटल मार्केट कैप है 59,500 करोड़। मान लेता हूँ कंपनी एक लार्ज कैप टाइप कैटेगरीज़ में दाखिल होने जा रहा है और फिर भी कंपनी देखिए इस सेक्टर में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, उसके साथ टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। फिर भी मुथूट फाइनेंस जो देखा जाए तो गोल्ड लोन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। अगर इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में मैं डिटेल्स में आपको यहाँ पे रिव्यू दिखाऊँ, तो आप ध्यान से देखना कंपनी का बिज़नेस जो है गोल्ड लोन के ऊपर है। 86% गोल्ड लोन्स के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। बाकी माइक्रो फाइनेंस के ऊपर 10% और कंपनी हाउसिंग लोन्स के ऊपर 2% और अदर्स के ऊपर व्हीकल लोन्स के ऊपर 0.99% के आसपास बिजनेस कर रहा है। कंपनी की जो टोटली इनकम आ रहा है वो 96.42% का टोटल इंटरेस्ट इनकम, मतलब कंपनी जो लोन देते हैं उस लोन्स के अगेंस्ट में कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलता है उसी का कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट होते हैं। बाकी सर्विस चार्जेस के ऊपर 1.86% और अदर्स के ऊपर 1.5% के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर मजेदार बात बता दूं, कंपनी ऑल ओवर इंडिया से काम कर रहा है और कंपनी का फ्रॉम बैंक, कंपनी का जो खुद का जो बैंक है उसमें से 61% कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। बाकी साथ आप देख सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स है उसके ऊपर 28% और बाकी कमर्शियल पेपर जो है उसके ऊपर 7.96% और अदर्स के ऊपर 1.47%। देखिए, फाइनेंस कंपनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको स्टडी करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट्स मैं आपके साथ ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे कंपनीज़ के ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस एक्वायर्ड एडिशनल 4.48% स्टेक और वो भी किसके ऊपर? बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। तो बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ऊपर उन्होंने क्या किया, जो पहले स्टेक खरीदारी किए थे उससे भी इस बार फिर से 4.48% का स्टेक फिर से खरीदारी किया गया। तो कंपनी क्या करते हैं, हमेशा इसी तरीके से काम करते हैं, हमेशा इसी तरीके से सारी चीज़ों को मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारी चीज़ों को वो खरीदारी करते हैं। टोटल जो एक्विजिशन किया गया वो कितने 60 लाख इक्विटी शेयर्स को खरीदारी किया गया और वो भी कितने अराउंड 300 करोड़ के आसपास, मतलब 300 करोड़ के आसपास कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट करके इस बेलस्टार जो माइक्रो फाइनेंस है इसके ऊपर 4.48% का स्टेक खरीदारी की है। तो एक प्लस पॉइंट देखने को मिला है। बाकी कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। सर इस बार नहीं, कंपनी हर साल में कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। उसके साथ साथ एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी यहाँ पे शानदार तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिले, बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, देखिए कंपनी का रिजर्व जितना है उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा है। मान लेता हूँ कंपनी का कर्जा ज़्यादा होगा क्योंकि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, तो उसको पहले खुद लोन लेना पड़ता है, उसके बाद वो दूसरों को लोन देते हैं। तो गोल्ड फाइनेंस के ऊपर इसी तरीके से काम किया जाता है। तो इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है कि कंपनी का बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है। कंपनी के रिजर्व से आपको ये देखना है कि रिजर्व हर साल ग्रोथ होता चला जा रहा है कि नहीं, अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और बोरिंग्स भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिले। तो कप विद हैंड पैटर्न्स बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया और इसके बाद जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और रिटेस्ट करने के बाद नीचे भी आया, 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया। उसके बाद फिर से यहाँ से वापस जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए जिस तरीके से वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, मेरे हिसाब से एक लंबा जर्नी होने का चांसेस है। अगर जर्नी हुआ ऊपर साइड तक, वो मेरा टारगेट रहेगा 850 रुपीज के आसपास, जो करीबन टारगेट निकल कर आ रहा है कितना 34% के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उसी हाई के थोड़ा सा ऊपर टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को समझ कर सोच कर काम करना पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। सबसे पहले वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अपडेट क्या है? वो आप खुद ही देख लीजिए। वो अपडेट है
आरबीएनएल शेयर क्लम्ब 7% ऑन साइनिंग एमओयू, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो इसको कहा जाता है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ एक बिग साइन किया गया है आरबीएनएल के माध्यम से। तो ये साइन किस लिए हुआ आप देख सकते हैं। आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड शेयर क्लम नियरली 7%, और वो भी देखिए 267.8 इस लेवल तक देखने को मिला पिछले दिनों में। और आप देख सकते हैं किस कारण के वजह से बीएससी, यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी के ऊपर आफ्टर द फर्म साइन एमओयू विथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आरबीएनएल ने एक बिग साइन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। और वो भी कौन सा जगह पे आप देख सकते हैं कोलकाता में आपको इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो एक बिग डील साइन किया गया है, और इस बिग डील साइन हुआ है कि बेसिकली देखा है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर। तो इस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर जो जो सिचुएशन अभी बनता हुआ देखने को मिले, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मैसिव जाम देखने को मिला, एक हाई वॉल्यूम के साथ जाम देखने को मिला। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कंपनी का जो रेंज यहाँ पे बना हुआ है, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का क्या परफॉर्मेंस खराब हो गया जिसके चलते इतना बड़ा फॉल देखने को मिला? बिल्कुल नहीं। रेलवे हर कोई कंपनी को देखेंगे जो इतना लंबा जर्नी हुआ था, तो कभी ना कभी तो वो करेक्शन होना चाहिए था। और फाइनली जब बजट आया, वो तो बजट में सब आशा करके बैठे थे कि बजट में आपको अच्छा खासा रेलवे का बजट देखने को मिलेगा। मगर ये जो बजट था वो इंटरिम बजट था। तो गवर्नमेंट पहले से ही बोल के रखा है कि अगर फिर से अगर बीजेपी गवर्नमेंट आए तो रेलवे के ऊपर बहुत सारा प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इस कारण के वजह से रेलवे कंपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके बैठे हुए हैं। अभी होगा क्या वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए देखिए आरबीएनएल कोई छोटा मोटा कंपनी है, अगर इलेक्शन के बाद पार्टी चेंज भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आरबीएनएल को। हाँ, थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है, बाकी पॉजिटिवली आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आरबीएनएल एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में कंटिन्यू करेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लेवल्स ब्रेकआउट हुआ है, देखिए ऊपर अगर गए तो ये जो रेंज बना, यहाँ पे एक रेंज बन सकता है, यहाँ पे एक कप बन सकता है, उसके बाद एक हैंडल भी बने, तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी फिर से यहाँ पे होने वाला है। और उसके ऊपर मैं खुद ट्रेड भी लूंगा, और कहाँ पे ट्रेड लूंगा वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, क्योंकि आरबीएनएल कोई छोटा मोटा कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जाए तो देखिए भाई, रिजर्व कंपनी के ऊपर 5,800 करोड़ है, और कर्जा भी सेम टू सेम है। तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं है कि कंपनी का बहुत ज्यादा कर्जा है। और मजेदार बात ये है कि कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है। इस पैसे से कंपनी का जो कर्जा है, उस कर्जे के वन मतलब 1/3% कंपनी कर्जे को मिटा सकते हैं। तो एक अच्छा खासा ग्रोथेबल कंपनी है, तो इसके ऊपर फोकस रखिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है बजाज ऑटो। बहुत दिनों के बाद बजाज ऑटो के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बजाज ऑटो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर बजाज ऑटो कब रुकेगा और क्या इस हाई लेवल में बाई करूँ। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब मैं इस जगह पे, आप अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, जब से मैं इस चैनल को स्टार्ट किया था, तब से आपको मैं चिक चिक कर यही बता रहा था कि बहुत दिनों तक होल्ड करने वाला कोई कंपनी अगर ब्रेकआउट करे, और कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल अगर बेस्ड हो, तो उस कंपनी अगर ब्रेक करे तो आपको जो रिटर्न देगा ना, जो जो आप 5 साल इंतजार कर रहे थे, 5 साल में आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, और 1 साल में आपका सारे रिटर्न रिकवरी कर देंगे। देखिए हुआ कुछ ऐसा कि अगर आप इस लेवल को देखेंगे, मैं एक बार आपको मार्किंग करके देता हूँ, देखिए इस लेवल को देखिए, कंपनी कितने दिनों तक इस रेंज को कंपनी होल्ड किया, कितने दिनों तक, अराउंड 3 इयर्स। तो 3 इयर्स कंपनी इस लेवल को होल्ड किया। उसके बाद जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद तो कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया आप देख सकते हैं, अराउंड 100% तक रिटर्न। तो वो भी सिर्फ सिर्फ 6 मंथ के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर, सिक्स नहीं, अराउंड 1 साल भी बोल सकते हैं। चलो मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। हाँ, 1 साल बोल सकते हैं। 1 साल के अंदर अंदर कंपनी 100% रिटर्न दिया। इतने बड़े कंपनी 100% रिटर्न मिलना इतना आसान नहीं है। कि जो लोग निवेश करके रखे थे इस जगह पे और होल्ड करके बैठे हुए थे, तो उसको सचमुच में प्रॉफिट मिल चुके हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। अभी बजाज ऑटो के एक अपडेट में शेयर करूंगा, उससे पहले देखिए मुझे लग रहा है कि और भी बड़ा तेजी और भी आने वाला है, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है, उसको बेचना बजाज ऑटो बहुत तेजी से शुरू कर चुके हैं, और उसके चलते है कंपनी के ऊपर और एक नया प्रोजेक्ट भी कंपनी लॉन्च कर चुके हैं, जिसके ऊपर मुझे लग रहा है और भी कुछ पॉजिटिवली मोमेंटम कंपनी को देखने को मिलेगा। चलो सबसे पहले वो न्यूज आपको दिखा देता हूँ, और भी आपको क्लियर कट सारी चीजों को देखने को मिल जाएगा। तो वो न्यूज कौन सा है, देखिए, बजाज ऑटो एट लॉन्च सीएनजी रन मोटरसाइकिल इन जून 2024। तो डिक्लेयर एमडी, मतलब एमडी राजीव बजाज, उन्होंने खुद यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं कि जो सीएनजी का जो मोटरसाइकिल है वो मार्केट में उतरने वाला है, वो भी कब, 2024 में। तो आप सभी जानते हैं
अगर पेट्रोल डीजल में जितना खर्चा होता है, सीएनजी में बहुत कम खर्चा होता है, 50% कम खर्चा होते हैं। तो इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है, देखिए इंडिया में एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोगों को क्या क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, उसके साथ साथ सस्ते दामों का प्राइस चाहिए, स्टाइलिश बाइक चाहिए, उसके साथ साथ उसका फ्यूल कम खर्चा हो, इस तरीके से कुछ बाइक चाहिए। तो देखिए सीएनजी के ऊपर अगर मार्केट में गाड़ियां आना स्टार्ट हो गया तो सोचिएगा एक एक पॉजिटिवली इस कंपनी और भी ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी के ऊपर भी गाड़ी खरीदारी करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल जो पंप होते हैं, जो फ्यूल पंप होते हैं, वहाँ पे आपको सीएनजी रिफिलिंग करने का सारे चीज़ देखने को मिल जाता है। हाँ, थोड़ा-सा इस प्रोजेक्ट में काम करना थोड़ा-सा हर स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट में हर पेट्रोल पंप में आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ स्टेट में आपको हर पेट्रोल पंप में आपको सीएनजी रिफिलिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, कुछ पेट्रोल पंप में अभी भी नहीं दिखेगा, तो जिसके चलते कुछ एरिया में आपको बिज़नेस उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी बजाज ऑटो एक अलग-अलग सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, तो एक अलग-अलग विज़न के ऊपर चल रहा है, तो जिसके चलते कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकता है। बाकी बजाज ऑटो के ऊपर ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको हमेशा पॉजिटिवली दिखेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि कंपनी भागते चले जा रहा है, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, जिसके चलते है कंपनी बिग मोमेंटम जर्नी कर रहा है। और मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इस लेवल में एक कप तो बना है, उसके बाद एक छोटा सा अगर हैंडल बटन क्रिएट करे तो मैं फिर से एक छोटा सा एक एंट्री लेने वाला हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।